हेलो 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 दोस्तों, बीए सोशियोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 7 में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में क्लास 6 में हमने पढ़ा था कि विवाह और परिवार से संबंधित, तो विवाह तक ही पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 में हमारे विवाह के प्रकार, मतलब विवाह कितने प्रकार से होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आप वीडियो को लाइक प्लीज कीजिए, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज कीजिए। अब देखते हैं आगे। संख्या के संदर्भ में विवाह के 2 प्रकार होते हैं। संख्या के संदर्भ में विवाह के 2 प्रकार होते हैं। पहला देखते हैं एक विवाह तथा दूसरा बहुविवाह। एक विवाह प्रथा क्या होता है? एक विवाह प्रथा का मतलब आपको पहले समझ आ गया होगा कि एक विवाह मतलब एक से संबंधित एक अंक से, मतलब एक व्यक्तियों को एक ही समय में एक ही साथी तक सीमित रखती है, उसे एक विवाह कहते हैं। मतलब एक व्यक्ति एक समय में यदि एक पत्नी या एक पति रखता है तो वह एक विवाह होता है। एक जीवन साथी के अलावा उसका कोई और दूसरा जीवन साथी ना हो तो वो एक विवाह होता है। आगे देखते हैं। एक बार पति या पत्नी के निधन के बाद विवाह की इजाजत समाज द्वारा दी जाती है। इस विवाह को एक क्रमिक एकल विवाह कहा जाता है। मतलब एक विवाह और होता है क्रमिक एकल विवाह किसे कहते हैं? तो यदि पूछा जाएगा तो आपसे क्या कहेंगे? यदि पति या पत्नी के निधन के बाद, मतलब या तो पत्नी के निधन हो जाए या तो पति का निधन हो जाए, तो उनका जो विवाह होता है तो समाज की इजाजत से होता है। समाज की इजाजत से विवाह होता है। जैसे आप लोग गाँव में देखोगे, किसी मतलब एक पुरुष की एक स्त्री जो वधू है वो समय ना होने के बावजूद भी उसकी मृत्यु यदि हो जाती है, तो यदि वर ज़्यादा मतलब यंग रहता है तो उसका विवाह लोग जब मतलब कहते हैं कि अभी आपका उम्र बहुत ज़्यादा है तो अब आप अभी विवाह कर लीजिए, अभी बहुत आपका जीवन बाकी है। तो जो ये विवाह होता है तो क्या कहते हैं? इसे क्रमिक एकल विवाह कहा जाता है। दूसरा देखते हैं हम। दूसरा कौन सा विवाह है संख्या के आधार पर? तो बहुविवाह। बहुविवाह से आप समझ गए हो कि बहु से मतलब एक से अधिक। बहुविवाह प्रथा क्या? एक समाज में एक से अधिक जीवित साथी होता है, उसे बहुविवाह कहते हैं। मतलब यदि एक व्यक्ति एक से अधिक विवाह किया हुआ है तो उसे बहुविवाह कहेंगे। यानी एक से अधिक जीवन साथी अपने जीवन में उन्होंने अपनाया हुआ है तो उसे एक बहुविवाह कहते हैं। बहुविवाह के 2 प्रकार होते हैं। बहुविवाह के 2 प्रकार होते हैं। तो पहला बहुपत्नी विवाह और दूसरा बहुपति विवाह। बहुपत्नी विवाह क्या होता है? बहुपत्नी विवाह जब एक व्यक्ति के 2 या 2 से अधिक पत्नियां होती हैं। बहुपत्नी मतलब बहु, यदि कोई वर किसी लड़की से शादी करके वो अपने घर लाया था तो वो बहुपत्नी मतलब पति की बहू होगी। तो विवाह यानी बहुपत्नी विवाह जब एक व्यक्ति के 2 या 2 से अधिक पत्नियां होती हैं तो उसे बहुपत्नी विवाह कहते हैं। आगे देखते हैं बहुपति विवाह। जब एक महिला एक समय में 2 या 2 से अधिक पति होते हैं, मतलब एक ही महिला के 2 या 2 से अधिक उन्होंने जब विवाह किया रहता है तो उनके पति एक से अधिक होंगे तो उसे बहुपति विवाह कहेंगे। बहुपति विवाह की 2 प्रकार के होते हैं। बहुपति विवाह भी 2 प्रकार के होते हैं। तो भातृक बहुपति विवाह और दूसरा बहुपति विवाह, अभातृक बहुपति विवाह। आप लोग याद रखिएगा कि बहुपति विवाह के 2 प्रकार कौन से हैं? तो भातृक बहुपति विवाह और अभातृक बहुपति विवाह। आइए देखते हैं कि भातृक बहुपति में क्या होता है। जब एक महिला के सभी पति आपस में भाई हो तो उसे भातृक बहुपति, भातृक मतलब भाई, भातृक बहुपति विवाह कहते हैं। जैसे हम उदाहरण में देख सकते हैं, पांडवों ने एक ही स्त्री से एक ही ने किया था, फिर मतलब किसी कारणवश उनको पांचों का पत्नी माना जाता है। तो यह कहाँ पाया जाता है? भातृक बहुपति विवाह की मतलब विशेषता कहाँ पाई जाती है? तो जौनसारी स्थान है और खस जनजाति में इस तरह का विवाह पाया जाता है। खस जनजाति में
जबकि दूसरा देखते हैं, जबकि पति आपस में भाई न हो तो उसे अभातृक बहुपति विवाह कहते हैं। मतलब कि आपस में भाई न हो। यह क्या है? केरल। कहाँ पाया जाता है? केरल के नायर जनजाति में, सॉरी, केरल के नायर जनजाति में। आगे देखते हैं, विवाह के नियम क्या होते हैं? अंतर विवाह, मतलब विवाह के कुछ नियम भी होंगे। तो 2 नियम होते हैं, अंतर विवाह व बहिर्विवाह। व्यक्ति उसी सांस्कृतिक समूह में विवाह करता है जिसका वह पहले से ही सदस्य है। व्यक्ति, अंतर विवाह और बहिर्विवाह। व्यक्ति उसी सांस्कृतिक समूह में विवाह करता है जिसका वह पहले से ही सदस्य होता है, उसे अंतर विवाह कहते हैं। मतलब अपनी जाति के अंदर विवाह करना। जिसके विपरीत, दूसरा क्या है? जिसके विपरीत बहिर्विवाह में क्या होता है कि बहिर्विवाह में व्यक्ति अपने समूह से बाहर विवाह करता है, जैसे गोत्र, नातेदारी, गांव से बाहर। लेकिन दक्षिण भारत में इस नियमों का पालन नहीं किया जाता है। अंतर विवाह में क्या होगा? व्यक्ति क्या होगा? अपने जाति के अंतर्गत ही किसी दूर की लड़की या लड़कों से शादी उसमें होता है। लेकिन इसमें बहिर्विवाह में क्या होता है? अपने गोत्र, अपने नातेदारी और गांव से बाहर विवाह किया जाता है। और ये, लेकिन दक्षिण भारत में इसकी कोई प्रधानता नहीं है। आगे देखेंगे कि विवाह मतलब अनुलोम विवाह। एक क्या होता है? अनुलोम विवाह। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के प्रकार में ये भी आता है कि अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह क्या है। तो अनुलोम विवाह उच्च श्रेणी का वर, मतलब उच्च श्रेणी का दूल्हा और वधू से विवाह अनुलोम विवाह कहलाता है। उच्च श्रेणी का वर का अपने से निम्न श्रेणी की वधू से विवाह अनुलोम विवाह कर, मतलब कि लड़का क्या उच्च वर्ग का हो, उच्च श्रेणी का है, और लड़की निम्न श्रेणी की हो, तो वह विवाह क्या कहलाएगा? अनुलोम विवाह कहलाता है। एक प्रतिलोम विवाह। आगे क्या है? प्रतिलोम विवाह। इसमें निम्न वर्ण का वर हो, विवाह उच्च जाति की श्रेणी या वर्ण की वधू से विवाह होता है, तो वो प्रतिलोम विवाह। मतलब इसमें लड़का उच्च होता है और इसमें लड़की उच्च होती है। प्रतिलोम में लड़की उच्च होती है और लड़का निम्न वर्ण का होता है। और अनुलोम में क्या होता है? लड़का उच्च श्रेणी का होता है और लड़की निम्न श्रेणी की होती है, तो उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। और प्रतिलोम जिसमें लड़की उच्च श्रेणी और लड़का निम्न श्रेणी है। आगे देखते हैं, नातेदार। हमारा विवाह टॉपिक खत्म हुआ। अब आगे हम लोग देखेंगे नातेदार, मतलब नातेदार से संबंधित कुछ प्रमुख। आगे देखते हैं, विवाह व रक्त संबंधियों को हम नातेदार कहते हैं। विवाह व रक्त संबंधियों को हम नातेदार कहते हैं। मतलब कि हम जिससे जुड़े हुए थे, एक तो विवाह के माध्यम से जुड़ा जाता है, एक परिवार दूसरे परिवार से जुड़ता है, और एक रक्त संबंधी होते हैं। तो इसमें कभी कभी काल्पनिक संबंधों को भी शामिल कर लिया जाता है, जैसे गोद, धर्म के नाम पर भी रिश्ता जोड़ना। यानी हम लोग कभी कभी विवाह रक्त संबंधियों के अलावा कभी कभी किसी बच्चे को कुछ लोग गोद भी ले लेते हैं, और कुछ लोग धर्म के नाम पर भी रिश्ता जोड़ लेते हैं, तो उसे काल्पनिक संबंध भी कहा जाता है। जो गोद और धर्म के नाम पर रिश्ता जोड़ा जाता है, मतलब कुछ लोग को, अनाथ लोगों को कुछ लोग गोद ले लेते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, लालन पालन करते हैं, तो उस और धर्म के आधार पर भी रिश्ता जोड़ा जाता है, तो वो काल्पनिक संबंध है। आगे देखते हैं, नातेदार 2 प्रकार के होते हैं। नातेदार 2 प्रकार के होते हैं। नातेदार 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। विवाह संबंधित नातेदार और रक्त संबंधी नातेदार। तो नातेदार का महत्वपूर्ण प्राचीन समाजों में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक संबलन प्रदान करता है, लेकिन आधुनिक समाज में इनका महत्व कम हो गया है। पहले के जमाने में क्या होता था? नातेदार का महत्व क्या था? प्राचीन समय में सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से वो आपस में जुड़े हुए रहते थे। वो
किसी भी त्योहार को खुशी से मनाते थे और साथ में संयुक्त परिवार मिलकर रहते थे और आयोजन अधिक दिनों तक चलता था। पर अब ऐसा नहीं है, लेकिन आधुनिक समाज में इनका महत्व कम हो गया है। नातेदारी की श्रेणियाँ कितनी होती हैं? नातेदारी की श्रेणियाँ 3 होती हैं। मर्डोक ने नातेदारी की 3 श्रेणियाँ बताई है। याद रखिएगा, किसने कहा है? मर्डोक ने नातेदारी की 3 श्रेणियाँ बताई हैं। प्राथमिक नातेदार, द्वितीयक नातेदार एवं तृतीयक नातेदार। प्राथमिक नातेदार में क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से इसमें मतलब हमारे दो होते हैं, मतलब कि हमारे माता पिता होंगे और हम होंगे अविवाहित बच्चे, मतलब माता पिता पुत्र पुत्री। इसमें 6 से 7 लोग हो सकते हैं। द्वितीयक नातेदार में क्या होता है? प्राथमिक नातेदार के नातेदार आते हैं इसमें। द्वितीयक नातेदार में क्या होता है? प्राथमिक नातेदार के नातेदार आते हैं। आपको ज़्यादा मतलब गलतफहमी ना हो, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखकर समझाने की कोशिश की है। यदि आपको वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए, शेयर करना ना भूलें। आगे देखते हैं, इसमें द्वितीयक नातेदार में कौन आता है? तो चाचा, चाची, दादा, दादी, जीजा, साला, ये हमारे द्वितीयक नातेदार में। ये हमारे प्राथमिक नातेदार के प्राथमिक नातेदार हैं। तो प्राथमिक नातेदार के जो नातेदार हुए तो हमारे कौन हुए? वो द्वितीयक नातेदार हुए। तृतीयक नातेदार में कौन आते हैं? इसमें तृतीयक नातेदार के इस तृतीयक नातेदार में कौन आते हैं? इसमें द्वितीयक नातेदार के प्राथमिक नातेदार आते हैं, जैसे परदादा, मामी, चाची, ये आते हैं। जैसे कि तृतीयक नातेदार में हमारे द्वितीयक जो नातेदार के प्रथम नातेदार हैं वो हमारे तृतीयक नातेदार कहे जाएंगे। इन्हीं सब के बीच आता है कि प्रतिहार क्या होता है और प्रतिहास क्या होता है। याद रखिएगा, प्रतिहार मतलब कि रिश्तों में कुछ रिश्ते ऐसे होती हैं जिनसे हमें दूरियां बनानी पड़ती हैं, जैसे सास ससुर, दामाद सास, ऐसे जेठ और भयो, जैसे हिंदी में भोजपुरी में कहा जाता है। अपने छोटे भाई की पत्नी से अपने बड़े भाई का दूरी बीच में किया जाता है, तो इसे प्रतिहार मतलब बड़े लोगों से प्रतिहार करना, उनसे हंसी बोल न करना, मजाक मस्ती नहीं होती है इन रिश्तों में। प्रतिहार में उनसे दूरी रखना। और प्रतिहास में क्या होता है? हंसी मजाक होता है। हंसी मजाक वाले रिश्ते आते हैं, जैसे कि जीजा साली, मामी भांजा, ऐसे ही और रिश्ते भी इसमें आते हैं। माध्यमिक संबोधन क्या होता है? टायलर ने इसको प्रतिपादित किया है। माध्यमिक संबोधन की अवधारणा किसने दी है? टायलर महोदय ने दिया है, जिसमें पतियों के पत्नी मतलब पत्नी अब क्या कर रही है कि पहले पतियों का नाम नहीं लिया जाता था, उनके पापा कह के बुलाया जाता था कि सोनू के पापा, मोनू के पापा, ऐसे ही। पर अब यहाँ बदल गया है कि अब पत्नियां क्या कर रही हैं कि पतियों का नाम ले रही हैं। अब हम देखेंगे चौथे टॉपिक में कि आर्थिक संस्थाएं या कार्य श्रम विभाजन किस प्रकार इस समय हो रहा है। तो कार्य का एक सुस्पष्ट वर्गीकरण कार्य श्रम विभाजन कहलाता है। पूर्व औद्योगिक समाज में अधिकतर लोग खेतों में कार्य करते थे या पशुओं को देखभाल करते थे। पर अब क्या हो रहा है कि औद्योगिक रूप से विकसित समाज में जनसंख्या का बहुत छोटा भाग कृषि कार्यों में लगा हुआ है और स्वयं कृषि का भी औद्योगिकरण हो गया है। मतलब कृषि भी किस प्रकार, उसमें पहले के मुताबिक अब बहुत से कम लोग भूमि मतलब कृषि से कार्य जुड़े हुए कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी अब मशीनीकरण का ज़्यादा उपयोग किया जाने लगा है। इसमें कार्य मानव द्वारा करने की अपेक्षा अधिकतर मशीनों द्वारा ही किया जा रहा है। और स्वयं कृषि का भी औद्योगिकरण हो गया है। इसमें कार्य मानव द्वारा करने की अपेक्षा मशीनों द्वारा अधिक किया जा रहा है। पहले सभी कार्य मिलकर आपस में कर लिया करते थे और श्रम विभाजन जटिल हो गया है। पहले क्या था कि खेतों में स्त्रियां भी कार्य करती, पर अब
स्त्रियों और पुरुषों दोनों की संख्या में कमी आई है खेतों में कार्य करने के लिए। और उस समय श्रम विभाजन जटिल हो गया है, मतलब उस समय के मुताबिक इस समय हमारा श्रम विभाजन जटिल हो गया। सर्वप्रथम इमाइल दुर्खिम ने श्रम विभाजन को अपनी पुस्तक, यानी पूछा जाएगा कि श्रम विभाजन पर सर्वप्रथम पुस्तक किसने लिखी, तो इमाइल दुर्खिम ने समाज में श्रम विभाजन 1893 में को स्पष्ट किया कि यांत्रिक एवं सावयवी समाज, उनके अनुसार समाज जैसे जटिल होता जा रहा है वैसे वैसे कार्य सरल से विशिष्ट होता जा रहा है। मतलब समाज जैसे जैसे जटिल होता जा रहा है समाज, उसी के अनुसार कार्य सरल से विशिष्ट का मतलब सरल। पहले मतलब एक कार्य को कई लोग मिलकर कर लिया करते थे, उसमें किसी प्रकार का बंटवारा नहीं था, मतलब ये कार्य इनको आता है ये कार्य इनको। अब क्या होता है कि कार्य सरल, कार्य क्या हो रहा है, विशिष्ट हो गया है। मतलब जिस का मतलब जो 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 इंजीनियर वो इंजीनियर का ही काम करेगा, जो डॉक्टर है जो डॉक्टर जिस जिस मतलब शरीर के किस अंग का वो डॉक्टर है, वो उसी प्रकार उसी अंग का वो देखभाल, वो उसी बीमारी का इलाज वो करता है। या मजदूर या लेबर सिर्फ लेबर का काम करेगा, या मिस्त्री सिर्फ मिस्त्री का कार्य करेगा। तो उसी प्रकार सारे कार्य का अलग अलग वर्ग बन गया है, अलग अलग वर्ग में लोग शामिल हो चुके हैं, और उसी प्रकार हर सरल कार्य विशिष्ट होता जा रहा है। धन्यवाद। यहाँ पे हमारा आर्थिक संस्थाएं व कार्य श्रम विभाजन समाप्त हुआ। आगे का वीडियो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, आगे का टॉपिक हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। इतने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, राम राम। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें।